दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष भारतीय संविधान में अगले लेक्चर को लेकर हाजिर हूं और आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात याद रखिए दोस्तों कि आज हमारा 230वां दिन है। जी हां, इसी सीरीज में दोस्तों 150 दिनों तक हम लोगों ने केवल इतिहास विषय पर चर्चा किया और उसके बाद 151 नंबर से संविधान की क्लास चल रही है। आज संविधान की 80वीं क्लास है। 80 क्लास हो गया दोस्तों, सोचने वाली बात है। आप अगर कहीं कोचिंग भी ज्वाइन कर रखे होंगे आप ना, तो वहां भी आपको 80 क्लास में संविधान नहीं पढ़ाया जाता है। एक बार दिन काउंट कर लेना, पता चल जाएगा। ठीक है, सारी चीजें। और ऑन क्लास दोस्तों अगर आज की क्लास आप देख लेते हैं तो 6900 सवाल तैयार हो जाएंगे। देखिए साफ साफ कितना, 6900 सवाल। आज का जो मैंने टॉपिक चूज किया, आज हमारा आखिरी टॉपिक है और यहीं पर दोस्तों हमारा संविधान का लेक्चर पूरी तरह से समाप्त होता है। अब संविधान में कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जिस पर आपको क्लास न दी गई हो। पूरे संविधान में, पूरे इतिहास में जिस भी विषय पर आपको क्लास लेनी है, आप परेशान मत होइए। या तो प्लेलिस्ट में आ जाइए तो सबसे आसान ऑप्शन है। अगर आप प्लेलिस्ट तक नहीं पहुंच पा रहे हैं किसी वजह से, तो आप उस टॉपिक का नाम लिखिए, उसके आगे नितिन सर स्टडी 91 लिखिएगा, आपको हमेशा सही वीडियो मिलेगा। ठीक है, तो आज हमारा टॉपिक है दोस्तों गैर संवैधानिक निकाय। और आज हम कितने टॉपिक पर पढ़ने वाले हैं देखिए, लिखा है CSIR से संबंधित सवालों को देखेंगे, FCI से संबंधित सवालों को देखेंगे, प्रतिस्पर्धा आयोग जिसे CCI कहते हैं उससे सवाल देखेंगे, विधि आयोग का सवाल देखेंगे, राष्ट्रीय जांच एजेंसी हो गया, केंद्रीय सतर्कता आयोग हो गया, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI, ठीक है, इसके बारे में पढ़ा जाएगा। नाबार्ड से संबंधित सवाल देखा जाएगा, मानवाधिकार से संबंधित सवाल, DRDO, इसरो, सेबी, लोकपाल और लोकायुक्त से संबंधित सवाल देखा जाएगा। ठीक है, तो मुझे लगता है कि सभी के सभी टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको भी पता है कि यहां से कई बार सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और पढ़ना आरंभ करते हैं। ध्यान दीजिएगा, स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से कई सारे विषय के लिए फाउंडेशन कोर्स भी लॉन्च किए गए हैं और आपकी परीक्षा के लिए कंप्लीट कोर्स भी लॉन्च किया गया। तो आप एक मौका दीजिए, जुड़िए हमारे साथ और तैयारी को आगे बढ़ाइए। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर दोस्तों, कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। सीधे आते हैं अपने टॉपिक पर और पढ़ना आरंभ करते हैं। ध्यान रखेंगे दोस्तों, आज हमारा 230वां लेक्चर है और 6900 सवाल आज हम कवर करने वाले हैं। टॉपिक हमारा है गैर संवैधानिक निकाय। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल दे रहा है दोस्तों कि वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद की स्थापना कब हुई है। देखिए इसी को क्या कहा जाता है दोस्तों, CSIR कहा जाता है। कभी कभी CSIR का फुल फॉर्म भी आपसे पूछ लेता है, तो क्या बताएंगे दोस्तों, याद रखेगा इसका फुल फॉर्म होता है काउंसिल ऑफ साइंस एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। ठीक है, साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। ठीक है, याद रखेगा। ये दोस्तों कभी कभी क्या करता है, इसका फुल फॉर्म पूछ लेता है, तो इसको भी याद रखेंगे। अच्छा, आपसे जो अभी पूछ रहा है कि इसकी स्थापना कब हुई है, आपको तो केवल इतना ही बताना है। तो इसकी स्थापना दोस्तों सितंबर 1942 में हुआ है। कब हुआ है? सितंबर 1942 में इसकी स्थापना हुई है। एक सवाल और आता दोस्तों, इसका मुख्यालय कहां पर है। ठीक है, इसका मुख्यालय कहां पर, यह सवाल भी आता है, तो बताइएगा इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। और एक इंपॉर्टेंट चीज और याद रखिएगा, भारत का सबसे बड़ा अनुसंधान संस्थान यही है। ठीक है, सबसे बड़ा अनुसंधान संस्थान कौन सा? अगर कभी सवाल बनेगा तो क्या बताएंगे, CSIR को बताइएगा, ये सबसे बड़ा अनुसंधान संस्थान है। ठीक है, आगे देखिए, दिख रहा है CSIR का पदेन उपाध्यक्ष होता है। मैंने जानबूझ के पदेन अध्यक्ष आपसे नहीं पूछा, क्योंकि पदेन अध्यक्ष पूछता तो मोस्टली इस तरह के जितने भी सांविधिक आयोग होते हैं वहां पर अध्यक्षता किसकी होती है दोस्तों, याद रखेंगे प्रधानमंत्री जी की होती है। इसीलिए मैंने जानबूझकर यहां पर क्या कर दिया, यहां पदेन उपाध्यक्ष के बारे में पूछ लिया। सवाल आता है कि CSIR का पदेन उपाध्यक्ष कौन होता है, तो क्या बताएंगे, केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के मंत्री। ठीक है, केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के जो मंत्री होते हैं, या फिर मंत्री लिख लीजिए सीधा सीधा। ठीक है, इससे संबंधित जो मंत्री होते हैं वो इसके सदस्य होते हैं। एक सवाल यहां पर और याद रखेगा, इसमें कुल कितने मेंबर होते हैं दोस्तों, तो याद रखेगा यहां पर कुल 15 सदस्य होते हैं। कितने होते हैं? कुल 15 सदस्यों का यह आयोग होता है, यह भी याद रखेंगे। अगला सवाल देखिए, लिख रहा है राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण। क्या? राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण का गठन दोस्तों कब किया गया? पहले बताइए अन्वेषण अभिकरण है क्या, तो याद रखिएगा इसी का एक दूसरा नाम है राष्ट्रीय जांच एजेंसी। इसी को क्या कहते हैं, राष्ट्रीय जांच एजेंसी का नाम देते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय जांच एजेंसी को शॉर्टकट में NIA भी कहा जाता है। NIA मतलब क्या हो जाता है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। ठीक है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया दोस्तों, इसका मतलब हो गया कि यह क्या करता है, एक ऐसा आयोग, एक ऐसी एजेंसी है जो इन्वेस्टिगेशन का काम करती है। आपसे पूछा दोस्तों गठन कब हुआ था, तो याद रखेगा इसका गठन हुआ था
था 2008 में। उसी समय दोस्तों एक अधिनियम भी आया था, राष्ट्रीय जांच एजेंसी अधिनियम। उसी के तहत दोस्तों इस राष्ट्रीय अन्वेषण अधिकरण का गठन किया गया था। इसी का नाम क्या है? राष्ट्रीय जांच एजेंसी है। तो घबराइएगा मत, परेशान मत होइएगा, कुछ अलग से नहीं दे रहा है, जो है वो एक ही नाम है, ठीक है, इसलिए परेशान नहीं होना है। अगला सवाल लिख रहा है एनआईए की शाखाएं कहां कहां पर दोस्तों? एनआईए का शाखा पूछ रहा है, जानबूझ के दोस्तों आपसे हेडक्वार्टर नहीं पूछा जा रहा है। हेडक्वार्टर तो ज्यादातर लोग जानते हैं कि हेडक्वार्टर इसका कहां पर है, नई दिल्ली इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है, नई दिल्ली इसका हेडक्वार्टर है। अभी जो आपसे पूछ रहा दोस्तों उसको आप समझिए। तो दिल्ली यहां पर मान लीजिए उत्तर की तरफ दिल्ली है दोस्तों, तो दिल्ली तो क्या बन गया? आपका हेडक्वार्टर बन गया, ठीक है। दिल्ली के अलावा याद रखेगा मुंबई याद रखेगा, मुंबई याद रखेगा और कोलकाता। तो मुंबई कोलकाता क्या हो गया दोस्तों? ये इसका क्या है जो अभी शाखा पूछ रहा है, शाखा। नीचे बंगलुरु की जगह दोस्तों क्या कर लेंगे आप? हैदराबाद कर लीजिएगा, बंगलुरु मत करेगा, हैदराबाद। बीच में दोस्तों यहां पर रायपुर पड़ता है, रायपुर छत्तीसगढ़ की राजधानी है, तो इस दोस्तों रायपुर को भी ले लीजिएगा, ठीक है। यहां ऊपर की तरफ देखेंगे तो यहां असम में आपको गुवाहाटी मिल जाएगा, ठीक उसी तरह से इस साइड आपको क्या मिल जाएगा? कोच्चि मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा दोस्तों? यहां आपको कोच्चि मिल जाएगा, ठीक है, कोच्चि। और यहां पर इस लोकेशन में दोस्तों लखनऊ आप याद रखिएगा, ठीक है। किसको याद रखेंगे? लखनऊ को, ठीक है। कहां लिखें? यहां निकाल लिख दे रहा हूं, ठीक है। यहां पर आपको लखनऊ याद कर लीजिएगा। तो क्या क्या हो गए याद रखेगा? जैसे ऊपर की तरफ कौन कौन से हो गए? लखनऊ हो गए, गुवाहाटी हो गए, इधर मुंबई और कोलकाता हो गए, इधर रायपुर हो गया, इधर कोच्चि हो गया, इधर हैदराबाद हो गया, ठीक है। तो ये सारा जगह याद रखेगा। और सबसे ऊपर टॉप पे आ जाएगा दोस्तों, तो यहां जम्मू को भी लिखेगा। जम्मू में भी इसका क्या दोस्तों? इसकी शाखाएं हैं, एनआईए की शाखाएं हैं, तो ये भी याद रखेंगे, ठीक है। थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन जब आप मैप में रख के पढ़ेंगे तो बहुत आसानी से आप चीजों को सीख पाएंगे। लिख रहा भारतीय खाद्य निगम। भारतीय खाद्य निगम को क्या कहते हैं दोस्तों? क्या बोलते हैं? फाओ कहते हैं, ठीक है। फूड यहां पर देखिए, फूड यहां पर भारतीय खाद्य निगम, ठीक है। इसको फाओ का फुल फॉर्म फाओ नहीं यार, ठीक है, ये गलत दे रहा हूं, ठीक है, फाओ नहीं, इसको बोलते हैं एफसीआई। मैं बोल रहा हूं कि सेट नहीं हो रहा है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? एफसीआई, ठीक है। फूड कारपोरेशन ऑफ इंडिया कहते हैं। क्या कहते हैं? फूड कारपोरेशन ऑफ इंडिया का नाम देते हैं। आपसे जो पूछा जा रहा है कि इस एफसीआई की स्थापना कब किया गया था, केवल इतना ही किया गया था। तो याद रखेगा एफसीआई से संबंधित जो अधिनियम था दोस्तों, वो अधिनियम दोस्तों 1964 में आया था। लेकिन इस 1964 के तहत इसकी स्थापना कब हुई है दोस्तों? 1965 में हुई है। तो परीक्षा में ध्यान क्या दीजिएगा, ये देखिएगा कि पूछा है कि स्थापना कब हुई है, तो क्या बताएंगे? 1965 में। अगर आपसे पूछे किस अधिनियम के तहत स्थापना हुई है, तब बताएगा कि क्या यही भारतीय खाद्य निगम अधिनियम 1964, क्योंकि अधिनियम 64 में आया था और इसकी स्थापना 65 में हुआ है। तो यहां से भी सवाल आते हैं, इसलिए अलर्ट होकर चीजों को समझिएगा और पढ़िएगा, ठीक है। आगे बढ़िए। लिख रहा है कृषि लागत और मूल्य आयोग, ठीक है। ये एक ऐसा डिपार्टमेंट है दोस्तों जो चीजों का रेट तय करता है। और इसकी स्थापना दोस्तों कब हुआ है? याद रखेंगे 1965 में इसकी स्थापना हुआ है, यह भी याद रखेंगे, ठीक है। अच्छा, एक चीज और याद रखेगा, अब तक कुल ऐसे 24 प्रोडक्ट हो चुके हैं, 24 कृषि क्या हो गए दोस्तों? प्रोडक्ट हो गए हैं, जिनका सरकार क्या करती है? मिनिमम एमएसपी उसकी तय करती है, ठीक है, मिनिमम सेल प्राइस तय करती है, ताकि किसानों को सही प्राइस मिल सके, सही दाम मिल सके। तो ये इसके लिए जिम्मेदार होता है। तो 1965 में दोस्तों इसकी स्थापना किया गया था, ये भी आप याद रखेंगे। यहां से भी कई सारे सवाल आते हैं। आगे लिख रहा दोस्तों भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? इसको सीसीआई का नाम देते हैं, ठीक है, सीसीआई का नाम मिलते हैं। तो कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया ऐसे बोलते हैं इसको। करें इस का गठन कब किया गया था? तो दोस्तों इसके पहले आपको जानना पड़ेगा एमआरटीपी के बारे में, ठीक है। पहले क्या था दोस्तों? अच्छा, इसी बारे में बता देते हैं। ये जो प्रतिस्पर्धा अधिनियम आया था, पहले आप ये जानिए, प्रतिस्पर्धा अधिनियम जो आया था दोस्तों, यह अधिनियम आया था सन 2002 में। कब आया था दोस्तों? सन 2002 में अधिनियम आया था, उसके तहत किया गया। लेकिन एक सवाल और आता, विधिवत रूप से इसका गठन कब किया गया? विधिवत रूप में इसका जो गठन हुआ दोस्तों, कब किया गया? याद रखेंगे, विधिवत रूप से गठन हुआ है 2009 में, सही ना? हाँ, 7 साल बाद 2009 में दोस्तों इसका विधिवत गठन किया गया है। फिलहाल आपसे दोनों चीजें पूछ सकता है, हो सकता है कल को परीक्षा में ऑप्शन में 2000 दे ही ना, सीधे 2009 दे दे। तो याद रखेंगे क्या कि 2009 में इसका विधिवत गठन हुआ है। इसके पहले सीसीआई अधिनियम जो आया था उसके तहत ही दोस्तों क्या किया गया था? इसको स्थापित किया गया था। एक सवाल और यहां से आता है कि किस समिति की अनुशंसा पर एमआरटीपी एक्ट को समाप्त कर दिया गया? पहले एमआरटीपी एक्ट होता था, उसको निरस्त करके उसी के जगह पे इस प्रतिस्पर्धा अधिनियम
अधिनियम को लाया गया था। और याद रखेंगे ये, अच्छा ये एमआरटीपी एक्ट दोस्तों कब आया था? एमआरटीपी एक्ट आया था 1969 में। ये प्रतिस्पर्धा अधिनियम कब आया था? ये आया था सन 2002 में। तो दोनों याद रखेगा। और जिस समिति के बारे में बात कर रहा है उस समिति का नाम क्या है? उस समिति का नाम है दोस्तों राघवन समिति। कौन सी समिति है? राघवन समिति की अनुशंसा पर, ध्यान दीजिएगा, एमआरटीपी एक्ट को क्या किया गया था? निरस्त करके उसकी जगह पे क्या किया गया था? प्रतिस्पर्धा अधिनियम को लाया गया था वर्ष 2002 में। ठीक है, इस पूरे सवाल को याद रखेंगे। लिख रहा विधि आयोग क्या है दोस्तों? तो विधि आयोग याद रखेगा एक क्या है? गैर संवैधानिक निकाय है। क्या है दोस्तों? यह एक गैर संवैधानिक निकाय है। ठीक है, गैर संवैधानिक निकाय है। बहुत सारे बच्चे दोस्तों इस विधि आयोग को जो है गलत समझ लेते हैं और आ जाते हैं दोस्तों एनके सिंह जिस आयोग के अध्यक्ष हैं उसको समझ लेते हैं। यहां पर दोस्तों विधि आयोग अलग है और एनके सिंह दोस्तों किससे संबंधित है बताइए? ठीक है, एनके सिंह का संबंध किससे है? सोचिए समझिए, दिमाग पे जोर डालिए। ठीक है, किससे एनके सिंह का संबंध है? बहुत सोच समझ कर बताइए। वर्ष 2021 से लेकर 25 तक का जो उनका कार्यकाल है, ठीक है, एनके सिंह, नंद किशोर सिंह, उनका संबंध किससे है? इत्मीनान से सोचिए समझिए तब जवाब दीजिए। खैर यह गैर संवैधानिक निकाय है। कभी भी अगर यहां ऑप्शन में आपको संवैधानिक निकाय मिलता है या सांविधिक निकाय मिलता है तो याद रखेगा दोनों गलत है। गैर संवैधानिक मिलेगा तब जाकर आप सही करिएगा। ठीक है, लिख रहा है स्वतंत्र भारत का प्रथम विधि आयोग। विधि आयोग की बात करा दोस्तों तो प्रथम विधि आयोग का गठन कब और किसकी अध्यक्षता में किया गया? तो यहां पर दो अध्यक्षता हुई थी दोस्तों, वो एमसी सीतलवाड़ साहब ने किया था। और कब किया था? अगर कब का बात आ रहा है तो बताएगा 1955 ईस्वी में। ठीक है, किसने किया था दोस्तों? एमसी सीतलवाड़ ने। ठीक है, एमसी सीतलवाड़ की अध्यक्षता में दोस्तों क्या किया गया था? इस प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया था। ठीक है, एक सवाल और दोस्तों आज पूछ सकता है, जैसे ये तो हो गए यहां पे, अगर आपसे ये पूछ दे कि इस समय कौन सा विधि आयोग चल रहा है तो याद रखेगा इसमें 22वां विधि आयोग चल रहा है। ठीक है, इस समय 22वां विधि आयोग चल रहा है। ये वही वाला विधि आयोग है दोस्तों जिसमें लॉर्ड मैकाले आया था एक विधि सदस्य के रूप में, वो याद रखेगा। ठीक है, तो यहां पर एक रिटायर्ड जज है दोस्तों जिनका नाम है ऋतुराज अवस्थी। क्या नाम है दोस्तों? ऋतुराज अवस्थी। ये दोस्तों वर्तमान में 22वें विधि आयोग के क्या हैं? अध्यक्ष हैं। ठीक है, ये 22वें विधि आयोग के क्या हैं? अध्यक्ष हैं। ठीक है, आगे बढ़िए। लिख रहा केंद्रीय सतर्कता आयोग। ठीक है, इसको सीवीसी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? सीवीसी कहते हैं। यहां वी मतलब होता है दोस्तों विजिलेंस। क्या होता है दोस्तों? विजिलेंस होता है। तो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन हो गया। इस कारण कि ये जो इसको संवैधानिक दर्जा कब दिया गया? सीवीसी को संवैधानिक दर्जा कब मिला है? तो याद रखेगा इसको संवैधानिक दर्जा मिला एक अधिनियम से। उस अधिनियम का नाम भी है केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम। ठीक है, केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम। जब दोस्तों ये अधिनियम आया ना तब जाकर के इसे क्या मिला? इसको जाके संवैधानिक दर्जा मिला वर्ष 2003 में। कब मिला दोस्तों? वर्ष 2003 में। तो इस पॉइंट को भी याद रखेगा। सीवीसी का गठन दोस्तों इसी के बाद होगा जब उससे संबंधित अधिनियम आया। लिख रहा केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना किसकी सिफारिश पर किया गया? यहां किसकी सिफारिश पर और कब किया गया दोस्तों? दोनों चीजें हैं। तो याद रखेगा 1964 में एक आयोग बना था। ठीक है, 1964 में एक आयोग बना था। वो आयोग दोस्तों जांच के लिए जिम्मेदार होता था। उसका नाम था भ्रष्टाचार निरोधक समिति। क्या नाम था दोस्तों? भ्रष्टाचार निरोधक समिति। ये जो समिति थी दोस्तों, इस समिति की अध्यक्षता कर रहे थे के संथानम। कौन कर रहा था दोस्तों? याद रखेंगे के संथानम इसकी अध्यक्षता कर रहे थे और उन्हीं के द्वारा दोस्तों सिफारिश दिया गया। उन्हीं की सिफारिश पर जाकर के इस केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन किया गया। तो बहुत दूर का रिलेशन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। फिर से बता रहा हूं दोस्तों, एक अलग से भ्रष्टाचार निरोधक समिति थी। यह समिति 1964 में बनी थी। उसकी अध्यक्षता के संथानम कर रहे थे। के संथानम और उनकी टीम ने सिफारिश किया केंद्र सरकार से कि एक सीवीसी का गठन किया गया। तभी दोस्तों एक अधिनियम बना 2003 में और तब जाकर इसका गठन किया गया। ठीक है, ये पूरा मामला है तो इसको बहुत ध्यान से याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़िए। अगला सवाल लिख रहा है कि केंद्रीय सतर्कता आयोग किसके प्रति उत्तरदायी होता है? देखिए केंद्रीय सतर्कता आयोग क्योंकि यह स्वतंत्र है। केंद्रीय स्वतंत्रता आयोग क्या दोस्तों? यह एक स्वतंत्र निकाय है। ठीक है, यह क्या है? यह एक स्वतंत्र निकाय है, इसलिए किसी के बंधन में नहीं है। ठीक है, तो ये दोस्तों
किसको अपना रिपोर्ट करता है दोस्तों, ठीक है, ये केवल संसद को अपना रिपोर्ट करता है, ठीक है, केवल संसद के प्रति दोस्तों उत्तरदायी है, संसद को ही अपना रिपोर्ट करता है, ये किसी व्यक्ति विशेष को रिपोर्ट नहीं करता, किसी अलग से किसी मंत्रालय को रिपोर्ट नहीं करता, ये सीधे आकर संसद को रिपोर्ट करता है। इस पॉइंट को याद रखेगा। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो को क्या कहते हैं दोस्तों, तो याद रखेंगे इसे सीबीआई कहते हैं। क्या कहते हैं, सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ये पढ़ते हैं दोस्तों। तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो है, इसकी स्थापना कब हुआ दोस्तों, वही केस संधान समिति की सिफारिश पर ही होगा दोस्तों। याद रखेंगे 1 अप्रैल 1963 को, ठीक है, 1 अप्रैल 1963 को इस सीबीआई की स्थापना हुई थी, और किसके सिफारिश पर, के संथानम की सिफारिश पर, ठीक है, के संथानम, ठीक है, तो इसको भी याद रखेगा। लिख रहा है सेबी, सेबी का फुल फॉर्म पूछता है, तो सेबी का फुल फॉर्म होता है दोस्तों सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये क्या करता है दोस्तों, यह एक ऐसा गैर संवैधानिक निकाय है जो इन्वेस्टर को क्या करता है, सपोर्ट करता है, यानी जो भी व्यक्ति सिक्योरिटी में अपने पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनके हितों की रक्षा करने के लिए इस सेबी की स्थापना किया गया, ठीक है, इस सेबी का स्थापना किया गया। अब सवाल आ रहा है दोस्तों कि सेबी का स्थापना कब किया गया, तो अगर कब का सवाल आए तो बताएगा दोस्तों 12 अप्रैल 1992 को इसको स्थापना हुआ है, ठीक है, 12 अप्रैल 1992 को सेबी की स्थापना हुई है, इसको याद रखेगा, ठीक है। किस लिए हुआ है, तो एक लाइन की बात याद रखेगा, निवेशकों के हितों के संरक्षण के, लिखना पड़ेगा क्या, लिख दूं, चलिए लिख दे रहा हूं, याद रखेंगे निवेशकों के हितों के संरक्षण के लिए, हितों के संरक्षण के लिए इस सेबी की दोस्तों स्थापना किया गया। कब किया गया, 12 अप्रैल 1992 को दोस्तों इसकी स्थापना हुई है, ठीक है। तो ये सवाल भी आप याद रखेंगे। देखिए स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से कई सारे विषय के लिए किताबें लॉन्च की गई, आप एक मौका दीजिए, जुड़िए हमारे साथ। आप ये कल्पना करिए ना, जो इंसान फ्री में इतना कुछ दे सकता है, इतना अच्छा कंटेंट जो हमें बिलीव नहीं होता, जो इंसान फ्री में पढ़ा सकता है, फिर अपनी किताबों में हम लोगों ने कितना मेहनत किया होगा, ठीक है। बहुत ईमानदारी से सारी किताबें तैयार की गई हैं, ठीक है, जिसमें समीक्षा अधिकारी की किताबों से लेकर यूपी पुलिस की किताबों से लेकर टीचिंग एग्जाम तक की किताबें तैयार की गई हैं। अलग अलग विषय की भी और अलग अलग परीक्षाओं के लिए किताबें अवेलेबल हैं दोस्तों। आप हमारे इस नंबर पे कॉल करके संपर्क कर सकते हैं, ध्यान रहे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला लिख रहा है नाबार्ड की स्थापना, ठीक है, नाबार्ड को लिखते हैं दोस्तों NABARD, नाबार्ड, ठीक है। नाबार्ड कहते हैं दोस्तों नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ये नाबार्ड। अभी आपसे खाली ये पूछ रहा है दोस्तों नाबार्ड की स्थापना, तो मैं आपको बता दूं सेबी और नाबार्ड के ईयर में थोड़ा सा संयोग है, ठीक है। जैसे जब आप यहां पढ़ते हैं तो यहां बात करते हैं 12 अप्रैल 1992 की, वहां यहां 92 की बात किया, वहां 82 की बात किया, और इसीलिए दोस्तों दोनों बड़ा कंफ्यूजन होता है। यहां 12 है, यहां भी 12 है, यहां अप्रैल की जगह यहां जुलाई है, यहां 92 की जगह यहां 82 है। इसी वजह से बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में रहते हैं कि सर कहां हमने सेबी पढ़ लिया था, कहां नाबार्ड पढ़ लिया था। दोनों में देखिए सिमिलरिटी क्या है, दोनों में 12-12 है, बस नाबार्ड वाले में जुलाई होगा और इस वाले में क्या हो जाएगा, अप्रैल रहेगा, और यहां 82 यहां 92, ठीक है। तो इस आंकड़े को देख के बच्चे परेशान होते हैं। लिख रहा है किस समिति की सिफारिश पर नाबार्ड की स्थापना किया गया। ये 1982 में जो नाबार्ड बना है, कौन सी समिति की सिफारिश पर बना दोस्तों, तो याद रखेगा शिवराजन समिति। कौन सी समिति, शिवराजन समिति की सिफारिश पर नाबार्ड की स्थापना हुई है, यह भी याद रखेंगे। लिख रहा है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग स्थापित हुआ, राष्ट्रीय की बात कर रहा है, ठीक है, राष्ट्रीय की बात कर, संयुक्त राष्ट्र की बात नहीं कर रहा है, राष्ट्रीय की बात कर रहा है। तो इसकी स्थापना दोस्तों 1993 में हुआ है। कब हुआ है, 1993 में। कभी कभी आपसे डेट पूछ देता है तो बताएगा दोस्तों 12 अक्टूबर को, इसीलिए हर साल 12 अक्टूबर को राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस भी मनाया जाता है। बच्चा परेशान रटने में लगा है कैसे मना दिया गया, भाई उसी समय भारत में इसको स्थापित किया गया, इसीलिए मनाया जा रहा है। इसी तरह एक सवाल और आता है कि मानवाधिकार परिषद का गठन कब किया गया। यह परिषद दोस्तों यूनाइटेड नेशन का परिषद था, इसीलिए इसको यूनाइटेड नेशन ह्यूमन रिसोर्स काउंसिल के नाम से जानते हैं, ठीक है। तभी इसको कहते हैं UNHRC का नाम देते हैं, ठीक है। और इसका गठन दोस्तों याद रखेगा संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा इसका गठन किया गया था। इसलिए सवाल और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। कब किया गया था, तो याद रखेंगे वर्ष 2006 में किया गया था, ठीक है। वर्ष 2006 में मार्च में किया गया, ठीक है, मार्च में किया गया, 15 मार्च शायद, एक बार देख लीजिएगा, स्टार लगा दे रहा हूं, ठीक है। तो मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया, ठीक है।
भारत की बात करेगा, अगर इसी मानवाधिकार आयोग को लेकर भारत में बातें हो तो क्या बताएंगे दोस्तों, हमने पढ़ रखा 12 अक्टूबर 1993 में, ठीक है, इसको याद रखेंगे। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, इसी को कहते हैं दोस्तों DRDO, क्या कहते हैं, DRDO कहते हैं, ठीक है। तो लिख रहा दोस्तों डी माने होगा डिफेंस, डी माने डिफेंस नहीं रक्षा, ए माने हो जाएगा रिसर्च, ए इसके बीच में लग जाएगा एंड, फिर डी माने डेवलपमेंट, ओ माने ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, अगर फुल फॉर्म पूछता है तो याद रखेंगे डिफेंस रिसर्च, ठीक है, रिसर्च, इसको जोड़ लीजिएगा यहां से, ठीक है। चलिए, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इसका नाम है। इसको कब स्थापित किया गया था, यह सवाल आता है तो बताइए दोस्तों 1958 में। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ध्यान रखेंगे क्या दोस्तों, अगर आपसे DRDO के बारे में पूछे तो बताएगा DRDO का स्थापना 1958 में हुआ। अगर आपसे दोस्तों इसरो के बारे में पूछे, किसके बारे में, इसरो के बारे में पूछे, तो इसरो बाद में बना, इसरो बना 1969 में बना है, ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। लिख रहा है DRDO किसके तहत कार्य करता है, ठीक है, DRDO किसके तहत काम करता है दोस्तों, तो DRDO का काम है डेवलपमेंट करना और रक्षा संबंधी डेवलपमेंट करना। तो याद रखेगा ये मूल रूप से रक्षा मंत्रालय के अधीन काम करता है, ठीक है। किसके अंतर्गत आता है दोस्तों, यह रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। रक्षा मंत्रालय के और अंदर से सवाल पूछ दे तो बताइए दोस्तों रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग, ठीक है, एक अलग से विभाग है, ठीक है, और विकास विभाग, ठीक है, ये उसी के अंतर्गत दोस्तों काम करता है, ठीक है। तो DRDO नाम का एक डिपार्टमेंट भी है, ये उसी के अंतर्गत दोस्तों काम करता है, ठीक है। उसको DRDO नहीं, उसको DRDV बोलते हैं, ठीक है, डिपार्टमेंट, ठीक है। तो याद रखेंगे। लिख रहा किस अधिनियम के तहत संघ के लिए एक लोकपाल की व्यवस्था और राज्यों के लिए लोकायुक्त संस्था की व्यवस्था किया गया दोस्तों, ये किस अधिनियम के तहत किया गया, ये बताइए। तो जो लोकपाल शब्द होता है हमेशा संघ के लिए यूज होता है, जो लोकायुक्त शब्द होता है वो हमेशा राज्य के लिए यूज होता है, ठीक है। और इससे संबंधित जो अधिनियम आया था दोस्तों, यह अधिनियम कब आया था, तो इस अधिनियम का नाम है दोस्तों, पूरा लिख सकते हैं, लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम, लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम 2013। कब आया था दोस्तों, 2013 में यह अधिनियम आया है, इसको याद रखेंगे, भी इंपॉर्टेंट सवाल है। लिख रहा है लोकपाल एवं लोकायुक्त जो शब्द था दोस्तों, पहली बार ये शब्द किसने पेश किया, तो याद रखेगा इनका नाम था, बहुत प्रसिद्ध विधिवेत्ता है दोस्तों, विधिवेत्ता है, विधि के जानकार हैं, नाम है दोस्तों LM सिंघवी। क्या नाम दोस्तों, LM सिंघवी। क्या नाम दोस्तों, LM सिंघवी। याद रखेगा इन्होंने सबसे पहले इस लोकपाल और लोकायुक्त शब्द का प्रयोग किया था, यह भी इंपॉर्टेंट सवाल। लोकपाल में, ठीक है, लोकपाल में सदस्यों की संख्या होती है। तो इस पूरे लोकपाल में दोस्तों, लोकपाल आपने पढ़ा कि यहां केंद्र के लिए होता है, इसमें सदस्यों की संख्या कितनी होती है दोस्तों, तो याद रखेगा इसमें एक अध्यक्ष हो सकते हैं, एक अध्यक्ष हो सकते हैं और 8 दोस्तों अन्य सदस्य हो सकते हैं। ये 8 सदस्य दोस्तों मैक्सिमम है, ठीक है। तो इतने लोग दोस्तों इस लोकपाल वाली संस्था में हो सकते हैं। आगे बढ़िए। लिख रहा लोकपाल संस्था के अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, तो हमने पढ़ा दोस्तों यहां सदस्यों की संख्या 1 होगी और यहां पर अध्यक्ष की संख्या 1 होगी और सदस्यों की संख्या 8 होगी। इसके लिए कार्यकाल जो तय किया गया दोस्तों, कितना तय किया गया है, तो डिफरेंट कार्यकाल है, याद रखेगा 5 वर्ष या 70 वर्ष, ठीक है। तो याद रखेगा इनका जो मुख्य रूप से कार्यकाल होता है 5 साल का, और अधिकतम कितना हो सकता है, व्यक्ति की उम्र 70 साल। अगर कोई व्यक्ति 70 साल का हो गया तो पहले ही रिटायर हो जाएगा, ठीक है, यह मतलब होता है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना कब हुआ था दोस्तों, तो 1969 में हुआ था, 1969 में। यही अगर सवाल DRDO का बने तब क्या बताएंगे दोस्तों, अगर DRDO का बनेगा तो बताएगा 1958 में। ये जितनी भी चीजें हम लोग पढ़ रहे हैं ना, ये सभी के सभी दोस्तों एक तरह से गैर संवैधानिक निकाय हैं, इनको भी ध्यान रखेंगे। लिख रहा है इसरो किसके प्रयासों से स्थापित हुआ था, तो इसमें 2 लोगों का प्रयास दोस्तों सराहनीय है। एक तो दोस्तों तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का प्रयास था, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू के प्रयासों से ये स्थापित हुआ। दूसरा जबकि देखिए नेहरू जी की मृत्यु भी हो चुकी थी, ठीक है, लेकिन पहले ही इसके लिए कार्य किया जा रहा था, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। और जो दूसरा नाम है दोस्तों यहां पर, वो नाम है विक्रम साराभाई का, ठीक है, विक्रम। आज थोड़ा स्पीड में क्लास चल रही, ठीक है, समय थोड़ा सा नहीं है आज, ठीक है। तो विक्रम साराभाई, ठीक है, विक्रम साराभाई मुख्य रूप से अगर योगदान देखेंगे दोस्तों तो विक्रम साराभाई का योगदान ज्यादा रहा है, ठीक है। और व्यवस्थाएं किसके रही दोस्तों, तो जवाहरलाल नेहरू जी की इच्छा थी कि सारी चीजें हो, अपने देश का एक अलग से अनुसंधान संगठन हो, ठीक है, अंतरिक्ष से संबंधित, ठीक है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण, इसको दोस्तों बोलते हैं NGT, क्या बोलते हैं, NGT बोलते हैं। अगर इसका फुल फॉर्म पूछा जाए तो बताएगा दोस्तों इसको कहते हैं नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। क्या कहते हैं दोस्तों, नेशनल ग्रीन
ट्रिब्यूनल के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो एनजीटी अभिकरण की स्थापना कब की गई ये पहले बताना है। तो इसकी स्थापना हुआ था 18 अक्टूबर 2010 को। कब हुआ था दोस्तों? 18 अक्टूबर 2010 को इसकी स्थापना हुआ है एनजीटी का। एनजीटी का अध्यक्ष कौन होता है? तो कोई भी रिटायर्ड जो जज होता है दोस्तों सुप्रीम कोर्ट का, उसे दोस्तों अध्यक्ष बनाया जाता है। विशेष पर्यावरण न्यायाधिकरण किसने जो है अभी स्थापित किया है? तो इसमें देखिए कई देशों का नाम है। जैसे नंबर 1 पर दोस्तों कौन है? सबसे पहले इस तरह का विशेष पर्यावरण न्यायाधिकरण ये सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया ने बनाया। दूसरे नंबर पे किसने बनाया दोस्तों? दूसरे नंबर पे दोस्तों न्यूजीलैंड ने तैयार किया, ठीक है। और तीसरे नंबर पे किसने तैयार किया? तो तीसरे नंबर पे भारत ने तैयार किया। न जाने आपके परीक्षा में कौन सा ऑप्शन दे दे, पहला पूछ दे कि दूसरा पूछ दे कि तीसरा पूछ ले, तो ये बातें आप याद रखेंगे कि इस तरह का विशेष न्यायाधिकरण पर्यावरण से संबंधित बनाने वाला भारत जो है तीसरा देश है, ठीक है। लिख रहा है एनजीटी में अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो यहां के जो अध्यक्ष और सदस्य होते हैं इनके लिए जो समय सीमा है वो रखा गया दोस्तों 3 वर्ष या 65 वर्ष, ठीक है। 3 वर्ष या 65 वर्ष रखा गया है, ये आप याद रखेंगे। एनजीटी के जो अध्यक्ष हैं और उनमें जो काम करने वाले लोग हैं हम उनकी बातें कर रहे हैं, ठीक है। तो सेशन दोस्तों आज यही समाप्त होता है। देखिए ये जो सीरीज आपको दिया गया ना, इस सीरीज में आज भले ही 230वां लेक्चर है, मुझे पता बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने भी पीछे की क्लास नहीं देखी, ठीक है। जाके देख लीजिए। होता क्या है कि आपको ये नहीं पता कि परीक्षा में सवाल कैसे आते हैं, पर्टिकुलर टॉपिक से कैसे कैसे सवाल आते हैं। जैसे मैंने गैर संवैधानिक निकाय अगर चैप्टर लिया ना, तो उससे इतने सवाल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये सवाल बार बार परीक्षा में आते रहते हैं, उसीलिए मैंने यहां पर एक साथ कलेक्ट करके वो सारी बातें आपको बता दिया, ठीक है। और इसी तरह से जब आप पेड में आएंगे, मैं आपसे बार बार कहता हूं दोस्तों, यूट्यूब की क्लास अगर देख के आपको मजा आ रही है तो मैं बताना चाहूंगा हमारे पेड प्रोग्राम का केवल 10% है। ट्रेलर जिसे आप कहते हैं, भाई ट्रेलर देख के बड़ी खुशी मिल रही, पिक्चर नहीं देखेंगे मत देखिए, कोई बात नहीं। तो ये ट्रेलर चला, जो 80 लेक्चर हमने दिया ना, ये ट्रेलर है। आप चाहते हैं वाकई इंडियन पॉलिटी पढ़ना कि सर विस्तार से पढ़ने में आ जाए, एक बार नितिन सर से पढ़ लें ताकि दोबारा कभी कोई डाउट नहीं हो, तो दोस्तों आइए आप पॉलिटी का बैच ज्वाइन करिए। इंक्वायरी ले सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है, वहां जाके देख सकते हैं, ठीक है। फिलहाल सेशन समाप्त होता है। ऐसे विषय जो पूरी तरह से पढ़ा दिए गए हैं ये उन्हीं के हैंड रिटन नोट्स हैं, इन्हें आप परचेज करेंगे तो आपको ई बुक फॉर्मेट मिलेगा। किताबें दोस्तों मेरे पास हैं कुछ, ठीक है। ये किताबें दोस्तों अगर आप परचेज करेंगे तो किताबें जो है ये आपको बाई पोस्ट आपके घर तक जाएंगी। तो मौका है, आप जो भी विषय की किताबें चाहते हैं, जिस परीक्षा की किताबें चाहते हैं, आप एक बार जुड़िए स्टडी 91 के साथ और किताबों को लेके देखिए, शानदार मजा आएगा, ठीक है। चलिए तो इसी के साथ आज का सेशन समाप्त होता है। एक निवेदन आप सभी से हाथ जोड़कर रहेगा, जिन बच्चों ने पीछे का वीडियो नहीं देखा है प्लीज आप पीछे के वीडियोस देख लीजिए। सीक्वेंस में सारी वीडियोस मिल जाएगा आपको प्लेलिस्ट में, अलग अलग प्लेलिस्ट मैंने बना रखा है। एंशिएंट का अलग है, मिडावल का अलग है, मॉडर्न हिस्ट्री का अलग है, उसके बाद पॉलिटी का अलग है। अब आगे दोस्तों हम लोग ज्योग्राफी की शुरुआत करेंगे, ठीक है। तो थोड़े दिन का ब्रेक लेते हैं दोस्तों, उस ब्रेक के बाद हम लोग ज्योग्राफी की शुरुआत करेंगे। तो हमेशा प्लेलिस्ट से अपडेट रहिएगा, क्लासेस मेरी हमेशा चलती रहती हैं, ठीक है। तो आप क्लास से जुड़े रहिए और चीज़ों को सीखते चलिए, पढ़ते चलिए, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच। एक निवेदन और रहेगा दोस्तों, लाइक कमेंट और शेयर। मेरी आदत जानते हैं, मैं ज़्यादा परेशान नहीं करता, आजकल प्रमोशन करना भी कम कर दिया हूँ, ठीक है। तो लाइक कमेंट शेयर आप अपनी इच्छा से कर दीजिए, बाकी आपकी मर्जी है, ठीक है। धन्यवाद।